जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक मुख्य सेविका को लेके काफी क्वेश्चन है, बैचलर डिग्री को लेके उनके क्वेश्चन है, कट ऑफ को लेके क्वेश्चन है, और अगर केवल थर्ड ईयर वाले सेलेक्ट होते हैं तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा रिवाइज आंसर की कब आ सकती है, क्यों हो रहा है डिले, सब पर अपडेट लेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा लेखपाल के स्टूडेंट्स के भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए लेखपाल की भर्ती को लेके। तो लेखपाल को लेके देखिए, आपको पता है कि इनके फाइनल रिजल्ट जो है आपको 25 से 26 दिसंबर में देखने को मिल जाएंगे। देखिए 25 दिसंबर हो सकता है, क्रिसमस की छुट्टी हो सकती है, तो 26 दिसंबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग भी आपको लगभग 15 जनवरी के आसपास मिल जाएगी। 15 जनवरी के आसपास आपको ज्वाइनिंग भी आपकी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यही है एक बार यूपी ट्रिपल एससी का फिलहाल टारगेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो थर्ड लिस्ट आई है उसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन है कि कट ऑफ तो 80+ चला गया है, हम करें क्या, हम बैठे कि ना बैठे। तो देखिए जिसको मौका मिला है आप जाके बैठ जाइए, क्योंकि अभी आपके पूरे डीबी में एक इंपॉर्टेंट चीज खोली नहीं गई है कि कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है। तो डीबी स्किप का भी बहुत इफेक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा। हो सकता है कट ऑफ थोड़ी नीचे भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अपनी तरफ से हमेशा टाइट रहनी चाहिए फील्डिंग। तो आप सभी को मौका मिला है तो आप जाके डीबी में अवश्य बैठिएगा। खासकर वुमेन कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बच्चे तो खासकर अपनी डीबी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप जाके बिल्कुल बैठिएगा। बाकी अगर फाइनल कट ऑफ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अपनी तरफ से तो तैयारी रखनी चाहिए। मान लीजिए आ गया, तब क्या करेंगे? तब आपको वो लगेगा कि मैं जो बैठा ही नहीं और मेरे लिए ये इशू हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेखपाल के बच्चों का ये है कि बच्चे आउट ज्यादा नहीं हुए हैं, इन ज्यादा हुए हैं। आप नोटिस को ध्यान से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा बच्चे इन ज्यादा नहीं, आउट ज्यादा हुए। इन कम किए गए हैं, आउट ज्यादा बच्चे हुए हैं, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अपडेट यही है आपकी कि आपका जो रिजल्ट है 25 से 26 दिसंबर के बीच और ज्वाइनिंग 15 जनवरी के बीच देखने को मिल जाएगी। अब अगली इंपॉर्टेंट बात है यूपी ट्रिपल एससी की न्यू नोटिस को लेके। तो यूपी ट्रिपल एससी ने मानचित्रकार की नोटिस जारी कर दी है। ये बात सबको पता थी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से मानचित्रकार की नोटिस जारी होने वाली है, और देखिए अब हो गई है। और इसके बाद जो अगली नोटिस जारी होगी वो जूनियर इंजीनियर की हो जा सकती है। तो दिसंबर में आपको दो इंपॉर्टेंट नोटिस देखने को मिल सकती है, जूनियर इंजीनियर की और दूसरा मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की। ये दो चीज है, एक भर्ती आ सकती है और एक रिवाइज आंसर की नोटिस आपको देखने को पक्का मिलेगी, देख लीजिएगा। हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए, क्योंकि जब यूपी ट्रिपल एससी दिसंबर जब भी नोटिस जारी किया है तो लगातार वो नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है। लेकिन चांसेस अभी है जूनियर इंजीनियर के नोटिस आने के बिल्कुल चांसेस हैं इस समय। जूनियर इंजीनियर के बच्चे रेडी रहे। पेट 2022 में अगर आपके 30 भी मार्क्स है ना, ठीक, तो आपके सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये एक स्पेशल तरह की भर्ती होती है जिसमें केवल बीटेक वाले भर सकते हैं। तो फिर अच्छा खासा मौका होगा पेट 2022 के बच्चों के, अगर जूनियर इंजीनियर का पद आ जाता है इससे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट भर्ती को लेकर, जो है मुख्य सेविका की भर्ती। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के। ठीक है, देखिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया था बहुत समय पहले ही। ठीक, बच्चे थे इसमें ठीक ठाक अमाउंट में बच्चे थे। जब आरटीआई भरा गया था तो लगभग आरटीआई की तरफ से तो ये रिप्लाई आया था कि 46,000 बच्चे हैं, लेकिन जो आरटीआई में कैलकुलेशन किया गया था उसमें लगभग 52,000 के आसपास आपको बच्चे देखने को मिले थे। ठीक है, जिसमें से 35,000 के लगभग एग्जामिनेशन दिए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट है, इसमें कोई इशू है नहीं। ठीक, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है और इसकी अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं आई है, जबकि आंसर की आई 1 महीने से ऊपर हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी का पहले बहुत बढ़िया था कि आंसर की 1 महीने के अंदर रिवाइज आंसर की जारी हो जाती थी, पर पता नहीं क्यों इस बार इतना डिले किया गया है। ठीक है, अगर बात मानी जाए तो उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन आपकी लेखपाल की भर्ती है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी के पास ज्यादा फैसिलिटीज है नहीं, और ना ही ज्यादा कर्मचारी है कि वो इतनी भर्ती को एक साथ जल्दी जल्दी कंडक्ट करा सके। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 जनवरी को सचिव जी रिटायर हो रहे हैं, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि फिलहाल एक भर्ती जो है उसे क्लियर कर दें जिसमें ज्यादा पोस्ट है, और वो है लेखपाल की भर्ती जिसमें 8,085 पोस्ट आपके थे। तो वो भर्ती पहले क्लियर कर दी जाए, इसलिए उन्होंने सारा कार्य उसी पर फोकस कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत से रिजल्ट एकदम रुके पड़े हैं। और उसमें मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की भी है।
पर एक अपडेट मैं आपको दे दे रहा हूं इस वीडियो में कि आपकी रिवाइज आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस हफ्ते में तो अगले हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। और मुझे जहां तक लग रहा है ज्यादातर 20 जनवरी के आसपास ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। जो ही 2 नोटिफिकेशन अब जारी करेगा यूपी ट्रिपल एससी, जिसमें जूनियर इंजीनियर एक भर्ती होगी और रिवाइज आंसर की एक आपका मुख्य सेविका का होगा। ये एकदम पक्का मुझे मिला है खबर, तो देख लीजिएगा। आपको हो सकता है आगे ये देखने को भी मिल जाए कि आपकी रिवाइज आंसर की आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन है बच्चों का कि मुख्य सेविका में क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बीएससी वालों का काफी कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक। तो देखिए मुख्य सेविका में जो बैचलर मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मांगा क्या गया है, किसी एक विषय में आपका समाजशास्त्र से हो या समाज कार्य से हो या गृह विज्ञान से हो या पोषण या बाल विकास में हो। ठीक है, और वो क्या हो, कला में स्नातक हो, मतलब ठीक है बीए होना चाहिए, बीए होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर लिखा है उसके समकक्ष भी हो सकता है, मतलब इक्विवेलेंट। अब बात यह है कि जो बीएससी होम साइंस के बच्चे हैं, क्या इनको इक्विवेलेंट माना जाएगा उसके? ठीक, क्योंकि देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो 2 ईयर बीए हैं ये तो नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, बीए में जिनके 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है वाले तो फिक्स है, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट वाले हैं वो भी नहीं निकलेंगे क्योंकि बैचलर डिग्री के बराबर मान लिए जाते हैं। एक सब्जेक्ट वाले के भी चांसेस बहुत कम है निकलने के। ठीक, एक सब्जेक्ट वाले के भी चांसेस बहुत कम है निकलने के। तो अब बचा बीएससी का मामला। तो देखिए अब ये पूरा डिपेंड करेगा आपके यूपी ट्रिपल एससी पे कि उसके समकक्ष मानता है कि नहीं। बीए के समकक्ष अगर बीएससी को मान लेता है तो फिर आपके चांसेस है, लेकिन फिलहाल आपके यही देखिए, मुझसे पूछा था कि अगर सर बीएससी वाले स्टूडेंट्स को माना नहीं गया तो क्या होगा। देखिए जब बीएससी वाले स्टूडेंट की डीबी होगी ना, तो उस डीबी में आपको मैं बताऊं होगा क्या कि डीबी में आपसे एक चीज नोटिस साइन करवा ली जाएगी। ठीक है, और उस पर आपका एक चीज लिखी जाएगी उनकी तरफ से, आयोग तरफ से, उस पर आपको साइन करना होगा। उसमें यह कहा जाएगा कि जो भी आयोग, उसमें लिखा यही होता है कि जो भी आयोग का फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आयोग कहता है कि आपको जॉब छोड़नी है तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, अगर आयोग अलाउ कर देता है तो कर देता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिहार में बीएड कैंडिडेट के साथ अभी हुआ। उससे जॉब करवाने के लिए उनसे साइन करवाया गया था कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य किया जाएगा, और नतीजा ये हुआ। देखिए 26,000 के आसपास बीएड के बच्चों को अब जॉब छोड़नी पड़ेगी, कोर्ट का फैसला उनके अपोज में आ गया है। तो बीएससी वालों के लिए भी लगभग वैसा ही हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयोग के पास है तो आयोग बहुत हेल्पफुल भी होता है स्टूडेंट के साथ, तो वो हो सकता है बीएससी वालों को मौका दे दे, क्योंकि उन्होंने बैचलर डिग्री इन आर्ट तो बोलिए, लेकिन उसके समक्ष बीएससी को रखता है कि नहीं अभी इस पे डिपेंड है। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं ये डरे नहीं, सेकंड ईयर वाले तो एकदम नहीं डरे, जो 2 ईयर किए हुए हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो 100% है। ये भी 1 वाले भी 100% है, लगभग ओ लेवल के बराबर। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को 1 साल पढ़े तो लगभग ओ लेवल के बराबर उसको डिग्री मानी जाती है। वैसे जहां तक रूल है वो तो डिप्लोमा होता है, लेकिन देखिए इसको माना जाता है कि नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये तीनों के तीनों मान्य होंगे। अब एक क्वेश्चन और ये था, क्वेश्चन ये था कि अगर ये तीनों अमान्य हो जाएंगे तब क्या होगा। अब बात को जरा समझिए, अगर ये तीनों निकल गए तो फिर केवल बीए 3rd ईयर वाले बच्चे बचेंगे। तो फिर तो कट ऑफ आप जान लीजिए जो मार्क्स पाए हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन आपका लगभग 40 के पास में भी होंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे हैं। ये अगर निकल गए तो फिर कोई कंपटीशन नहीं रह जाने वाला है। अगर काफी लोग कह रहे हैं कि ये तीनों अगर हट गए तो क्या होगा, ये तीनों अगर हट गए हैं तो फिर कोई कंपटीशन नहीं है, तब तो आपके चांसेस हैं 20-22 नंबर में एसटी और पीएच वाले कैंडिडेट हो जाएंगे, 18-20 नंबर में ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अनरिजर्व भी आपका 40-45 से ज्यादा भागने वाला नहीं है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इतनी उम्मीद भी मत रख लीजिए, इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इन लोगों को चांस मिलेगा, इनको तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये बैचलर के हो जाते हैं। बीएससी को अगर उन्होंने मान लिया तो उनको भी मिलेगा। अब ये आयोग पर है, ठीक है, बाकी आप इसमें डरने की बात नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन ये भी था कि मान लीजिए अगर हमारा मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर है तो क्या हम कंपटीशन में ले सकते हैं। तो देखिए किसी भी एग्जामिनेशन में ये कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कैटेगरी में जितने बच्चे, इस कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी के बच्चे एंटर कर सकते हैं, और जितना इस कैटेगरी में सीट वैकेंट रहती है, वैकेंट रहेगी, जितनी इस कैटेगरी की सीट वैकेंट रहेगी उतना हर कैटेगरी को फायदा होगा, क्योंकि हर कैटेगरी की उस रैंक के, उस मार्क्स के बराबर के बच्चे
जा सकते हैं, ओबीसी के बच्चे जा सकते हैं, एससी के बच्चे जा सकते हैं, एसटी के बच्चे जा सकते हैं। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, वो बच्चे जो ओबीसी से फॉर्म भरे, एससी से फॉर्म भरे, इसमें तभी ही जा सकते हैं जब इनका एज लिमिट यहाँ पे होगा, एज लिमिट मौजूद होगा, तभी आप जा सकते हैं। यानी वो अनरिजर्व कैटेगरी की कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए अनरिजर्व कैटेगरी का 30 ईयर अगर है और आपकी एज 31 ईयर है, तो आप अनरिजर्व में नहीं जा सकेंगे, भले आपके मार्क्स अनरिजर्व के बराबर होंगे तब भी। उसके लिए आप 30 साल के होने चाहिए, मतलब अनरिजर्व का कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी वो बच्चे जाएंगे, अदरवाइज वो अपने कैटेगरी में ही वो लेंगे। इसीलिए कभी कहा जाता है कि अनरिजर्व कैटेगरी बहुत हेल्पफुल होता है आपका मार्क्स कट ऑफ को डाउन करने के लिए। तो युवा कैटेगरी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है, ठीक है। अब कट ऑफ पर है कि कट ऑफ में हमें ये डर लग रहा है, कट ऑफ में वो हो जाएगा, कट ऑफ में ये हो जाएगा। तो मान लीजिए डीबी है ना आपकी, तो डीबी में आप ये मान के चलिए लगभग 9000 बच्चे आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक। डीबी में 9000 से बच्चों को ही बुलाया जाएगा। और आपको बता दूं, फिलहाल इसका जो डीबी रिजल्ट है ना, आपका जो डीबी रिजल्ट आप खोज रहे हैं मुख्य सेविका की, ये आपकी 20 जनवरी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दूं कि मुख्य सेविका एक भर्ती है जो अपने 2021 के बाकी भर्तियों से भी पीछे चल रही है, और इवन वीडियो री एग्जाम और एएसओ से भी पीछे चल रही है। क्योंकि आप देखिए, वीडियो री एग्जाम का तो रिवाइज आंसर की आ गया है, मुख्य सेविका की अभी वो भी नहीं आई है। एएसओ का फाइनल रिजल्ट कब आ रही है, वो टोटल कमेटी के पर डिपेंड है, कमेटी की रिपोर्ट आती है, एएसओ का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग का रिजल्ट के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप ही हैं जो सबसे पीछे चल रही है। आपके पास सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आप वुमेन्स की ये भर्ती है, तो वुमेन्स जो है इसका आपको फायदा मिल सकता है। इसके अलावा फिलहाल आपकी भर्ती ही सबसे पीछे चल रही है, और 5 जनवरी को सचिव जी चले जाना है, तो 5 जनवरी तक तो आपको डीवी के रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। रिवाइज आंसर की इस महीने आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन डीवी के रिजल्ट आपको इस महीने देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और जनवरी में भी वो 20 जनवरी के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर लेखपाल की ज्वाइनिंग के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद अगर वीडियो री एग्जाम सबसे पहले कार्य पे होगा, और मुख्य सेविका की भी आपकी डीवी आ जाएगी, क्योंकि वीडियो में ज्यादा बच्चे नहीं है, तो मुख्य सेविका और वीडियो के डीवी में ज्यादा समय नहीं लगेगा इन दोनों में, ठीक है। दोनों यूपीट्रिपल से चाहेगा, वीडियो का तो आपका 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ही खत्म कर देगा, उसके बाद आप मुख्य सेविका का भी वो करा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये डीवी दोनों आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि डीबी में 9000 बच्चे बुलाए जाएंगे, और ये देखिए इंपॉर्टेंट आपका है कि अभी बहुत से बच्चे डीबी स्किप भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चे डीबी स्किप भी कर सकते हैं आपके, ठीक। 9000 बच्चे हैं, पेपर, ठीक, डीबी स्किप, पेपर भी आपका टफ आया हुआ था, पेपर भी आपका टफ आया हुआ था, ठीक। ऐसा तो था नहीं कि फट से आप 70 मार्क्स से क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए, 75 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए और सही हो। डीवी स्किप हुई अलग। अभी रिवाइज आंसर की में भी बहुत लोग का सही होगा, बहुत लोग का गलत भी हो जाएगा नंबर, तो कुछ लोग का नंबर घट जाएगा, कुछ लोग का बढ़ जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में भी काफी लोग के एरर होता है। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कट ऑफ को, जो आपको कहा जा रहा है 60+ आपके दिमाग में बैठा है, वहां भागने देने वाले नहीं है। बात समझिए, 9000 जो बच्चे हैं ना, 9000 बच्चे, ठीक, में कट ऑफ तब 60 आपका जा सकता है, तब बहुत बच्चों का जो मार्क्स हो 65 एबव हो, अच्छे खासे अमाउंट में हो, 70 भी कई बच्चों का छूटा हो, जो कि इस एग्जामिनेशन में पॉसिबल नहीं है फिलहाल जिस तरह से वो है। और देखिए, मैं आपको इस बार फिर से बोल रहा हूँ, आपके जो डीबी का कट ऑफ रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी का 54 से 55 के बीच वाले बिल्कुल अपने को सेफ समझिए। 54 से 55, ओबीसी में यही चीज मैं कहा हूं, 53 से 54, और ईडब्ल्यूएस में भी सेम है, 52 से 53। और ये हो सकता है आपका डीबी दोनों या तो बराबर भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों डीबी के, ठीक। इसके अलावा एससी जो कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी है, 46
और ST40, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा मुख्य सेविका में कंपटीशन है वो है इस कैटेगरी में, क्योंकि इस देखिए आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी वीडियो में है उसमें बच्चे कम है, लेकिन आरटीआई के हिसाब से सबसे ज्यादा कंपटीशन अदर बैकवर्ड क्लास में है, ओबीसी में, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं। इसमें लगभग 24,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 24,000 के आसपास। दिया कितना ये नहीं पता, लेकिन ओबीसी में 24,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो इसमें कंपटीशन है और आपके अनरिजर्व में कंपटीशन है। इसलिए देखिए अनरिजर्व आपको फायदेमंद है, लेकिन मुख्य सेविका में जो अनरिजर्व है वो आपका अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे हैं अनरिजर्व में, लगभग 11,000 के आसपास बच्चे हैं, ठीक। तो डीबी स्ट्रीट जो होगी, आपको मैंने बताया कि आपके कई रीजन हो सकते हैं, कट ऑफ आपका वो हो सकता है, डाउन हो सकता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपके डीबी की कट ऑफ जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की होती है वो ज्यादा हो जाती है, अनरिजर्व की कम हो जाती है। लेकिन फाइनल में हमेशा कट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अनरिजर्व से कम ही रहेगी, ज्यादा नहीं हो सकती है। तो निश्चिंत रहिए, अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही होगा। देखिए लेखपाल में भी लोग बोल रहे थे बहुत ये होगा वो होगा, अगर वो 2 क्वेश्चन उल्टा नहीं होता तो लेखपाल की कट ऑफ भी बहुत डाउन गई हुई थी। तो आपका इसमें भी है, आपके में प्लस पॉइंट ये है कि आप में कोई भी केस कोर्ट में है नहीं, कोई भी क्वेश्चन का केस कोर्ट में नहीं है, जिससे आपका बाद में चेंज होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे अलग अलग भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं सेम रैंक पे, वो मुख्य सेविका को स्किप भी करें, स्किप करने की कोशिश करें। बाकी 2 सिटी के बच्चों से मैं ये निवेदन करूंगा जो गोरखपुर के हैं और लखनऊ के हैं, आप लोग कंटिन्यूअस जा सकते हैं। देखिए गोरखपुर में भी गोरखनाथ मंदिर, ठीक, मिनी सीएम हाउस है, और उसके अलावा लखनऊ में तो आप आयोगी मौजूद हैं। तो आप 2 लोग हफ्ते में या हफ्ते में 2 बार या 1 बार, जब भी आपको जैसा लगे आप लोग को जाना चाहिए, एक साथ जाएंगे और इससे कार्य आप ही का आसान होगा। क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती बहुत ही डिले हो रही है, रिवाइज आंसर की अब तक आ जाना चाहिए। एक तरह से बच्चों का शोषण ही हो रहा है, बच्चे इसमें बहुत परेशान हैं। तो ये आयोग को भी इस बारे में सोचना चाहिए, वो भी खासकर महिलाएं, जिसमें शादीशुदा भी महिलाएं हैं, घर में बहुत सी महिलाएं जिनको शादी करने के लिए फोर्स भी दिया जा रहा होगा इस समय, और वो इसी भर्ती के भरोसे। तो आयोग को इस सब चीज पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। स्कीम बनाने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली भी कार्य करने की बहुत ही जरूरत है। अगर आपको महिलाओं को सपोर्ट करना है तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।